Hello guys, this is Shailendra Pandey and today we are going to start our lecture number 6 of significant figures. हम लोग प्रीवियस क्लास में बात कर रहे थे significant figures के बारे में. बहुत जल्दी से लास्ट के 5-7 मिनट में मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे कि डेफिनेट अगर कोई भी नंबर है तो उसमें कितने significant figures होते हैं, उसके पीछे कुछ रूल्स थे. वो रूल्स आई होप आप लोगों ने लिखे होंगे, वो एग्जाम्पल्स आप लोगों ने लिखे होंगे. अब अगला एक कॉन्सेप्ट है राउंडिंग ऑफ का. सभी लोग हेडिंग लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ राउंडिंग ऑफ. वैसे आप लोग को आई होप ये पता ही होगा, इसमें कुछ खास टफ चीज नहीं है. जैसे अगर कोई नंबर लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 7.82 और आपसे कहा जाए इसको राउंड ऑफ करिए तो ये वैल्यू क्या आएगी? राउंड ऑफ करेंगे तो 7.8. आप लोगों को कोई दूसरा नंबर फॉर एग्जांपल दिया जाए x इज इक्वल टू 3.94, इसको राउंड ऑफ करने को कहा जाए तो इट विल बी 3.9. तो ये तो एक सबसे पहला सिंपल सा इसका रूल हो गया कि अगर ड्रॉप करने वाली ये जो डिजिट है, अगर ये डिजिट 5 से कम है तो आप उसको सीधे सीधे छोड़ देते हैं, उसमें कोई दिमाग हम लोग को लगाने की जरूरत नहीं है. दूसरा रूल ये है कि अगर कोई नंबर है 6.87 टाइप का, इसका मतलब ड्रॉप करने वाली ये जो डिजिट है, अगर ये डिजिट 5 से बड़ी है तो आप सबको पता होगा कि हम इसके पहले वाले नंबर में +1 कर देते हैं. तो इसको अगर हम लोग राउंड ऑफ करेंगे तो इट विल बिकम 6.9. ऐसे ही और कोई एग्जांपल हम लोग ले लें 12.78. इसको भी अगर देखा जाए तो ये जो 8 है दैट इज ग्रेटर देन 5, सो वी कैन राइट हियर 12.8. तो ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई. सारा गेम इसमें होता है जो नंबर्स मतलब ड्रॉप करने वाला नंबर अगर 5 से छोटा है तो आप हटा देंगे, 5 से बड़ा है तो आप एक ऐड कर देंगे. लेकिन अगर वो नंबर 5 है तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, कुछ बच्चों को हो. तो उसके लिए हम लोग देखते हैं, जैसे अगर मान लीजिए 13.351 अगर ऐसे लिखा हो, ठीक है. अगर इस 1 को ड्रॉप करना है तब तो सिंपली ड्रॉप किया जा सकता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूं. अब अगर मान लीजिए इस बार ड्रॉप हमें इसको करना है तो अब क्या लिखा जाएगा? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 13.3 होगा या 4 होगा? 4 होगा. इसमें सीधा सा रूल बेटा ये है कि अगर आपको 5 को ड्रॉप करना है तो आप इसके पहले वाले डिजिट को देखिए. अगर ये डिजिट इवन है, पहले से इवन है, तो उसको इवन रहने दीजिए. अगर वो ऑड है तो उसको +1 करके इवन कर दीजिए. बात समझ में आई? इसका मतलब अगर यही लिखा होता 13.25 तब हम क्या करते? इट विल बी रिटन एज 13.2. कोई डाउट किसी को? सिंपल सा है. तो ये राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट है. यहां पर हटा दूं इसको. इस राउंड ऑफ का हल्का फुल्का यूज आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स में भी देखने को मिलेगा. ये चीज बस दिमाग में रखिएगा, अगर ये आप गड़बड़ नहीं करेंगे तो इसमें कुछ खास पॉइंट नहीं है. ठीक. अगर ऑड होगा तो हम +1 करके उसको इवन बना देंगे, और अगर इवन है तो उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है. अब आते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन. अगर कैलकुलेशन हम कोई कर रहे हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन जेईई में आया भी हुआ है, अभी हम लोग उस क्वेश्चन की भी बात करेंगे, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या रोल होगा. जैसे मान लीजिए आप सम कर रहे हैं और सम में आपको जो डिजिट्स हैं, जो नंबर्स हैं 13.3, 3.11, 0.313, ये 3 नंबर्स को ऐड करना है. जल्दी से ऐड करिए और मुझे ये बताइए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से इसका सम क्या होना चाहिए. जल्दी से ऐड अप करिए.
36.7। जल्दी से करिए सब लोग, मैं क्वेश्चन आप लोग के लिए निकाल दे रहा हूं। हाँ, तो फिलहाल आप लोगों ने इसको जब ऐड किया होगा तो ये आया होगा 36.723। ऐसे में रूल ये होता है कि अगर हमें जो नंबर्स ऐड करने हैं उसमें डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट, डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट आपने कितना मेजर किया है, तो पता चला डेसिमल के बाद सबसे कम इसी में है 1 डिजिट, इसमें 2 है, जबकि इसमें 3 डिजिट्स हैं। तो हमारे लिए आंसर में भी डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स होने चाहिए? मिनिमम, मतलब 1। इट मींस इट शुड बी राउंड ऑफ टू 1 प्लेस आफ्टर डेसिमल। तो ये वैल्यू अगर कभी ऐसा कुछ बनता है क्वेश्चन तो आप उसका आंसर लिखेंगे 36.7। कोई डाउट? इसका मतलब अगर हम लोग सम कर रहे हैं तो हमको डेसिमल के बाद मिनिमम नंबर कितना है, कितने डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, सिर्फ ये देखना होता है। क्लियर एकदम? दूसरा है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के लिए अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 62.831, अगला है 24.5492। अगर इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जल्दी से सब्ट्रैक्ट करिए, वैल्यू बताइए क्या आएगी। जोड़ घटाना भी देख लो भाई, आईआईटी में ये भी पूछा जाता है और आप लोग कहते हैं सर आईआईटी का पेपर टफ आता है। जोड़ घटाना गुणा भाग भी आईआईटी जेईई के पेपर में आ जाता है भाई। यहां पर अगेन जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? डेसिमल के बाद हम लोग को मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स देखने होते हैं बेटा। तो मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स पहले वाले में है जो कि है 3 डिजिट्स। इसका मतलब हमको भी आंसर में 3 डिजिट तक की बात करनी है। सो वी विल राउंड ऑफ दिस एंड आंसर विल बिकम 38.282। जो डिजिट आपको ड्रॉप करनी है वो 8 है, दैट इज ग्रेटर देन 5। ये 5 से बड़ा है भाई, इसलिए क्या होगा? +1 हो जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज है। क्लियर है? अब आता है प्रोडक्ट और डिवीजन के बारे में। तो अगर प्रोडक्ट और डिवीजन में देखेंगे तो रूल थोड़ा सा अलग है। जैसे लिखा है 142.06 मल्टीप्लाइड बाई 0.23। मल्टीप्लाई करिए। दो नंबर्स को सिंपली मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई कर लिया आप लोगों ने? देखो भाई, मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैंने लिखा है क्या वही आ रहा है? यहां पर कोई मुझे रूल बताएगा इसका रूल क्या होता है? हाँ बताइए। तो फाइनली आंसर क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए। और कोई बताए क्या रूल होता है इसमें? अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, मल्टीप्लाई करो आंसर बताओ, और 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? यहां पर प्रोडक्ट और डिवीजन में रूल थोड़ा सा चेंज होता है। सम और डिफरेंस में रूल मैंने क्या बताया? डेसिमल के बाद मिनिमम डिजिट देखिए किस पार्ट में है। अगर मिनिमम डिजिट 1 है तो आपको भी 1 तक आंसर देना है, 2 है तो 2 तक देना है। बात समझ में आई? प्रोडक्ट और डिवीजन में रूल ये कहता है कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स देखो किसमें कितने हैं। इसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं? 2 या 3? कितने लोग 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स कह रहे हैं? कितने लोग 3 कह रहे हैं? कितने लोग बारात में आए हैं? भाई कुछ तो बताओ।
2 3 कुछ तो सर जो आप लिख दो बहुत बढ़िया है। अरे भाई अपना भी कुछ योगदान दो, पिछली क्लास में सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाया था ना मैंने, जल्दी से बताओ भाई। इसमें बेटे 2 सिग्निफिकेंट हैं और इसमें 5 सिग्निफिकेंट हैं। तो आपको देखना ये होता है मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं उतने ही आंसर में होने चाहिए। तो मिनिमम कितना है, इसका मतलब जो फाइनल आंसर हमको देना है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। और अगर 2 के लिए आंसर लिखना है तो बोलो आंसर क्या होगा, 37। आंसर विल बी, यार कितने सिग्निफिकेंट चाहिए, 2। 32.6 है, तो 0.6 का मतलब वो 0.5 से ज्यादा है। तो 0.5 से ज्यादा है और हमको रखने 2 ही डिजिट हैं, तो हम क्या करेंगे आप बताइए। नेक्स्ट जो इंटीजर होगा वो ले लिया जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई सबको, ठीक। तो प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई, सॉरी प्रोडक्ट और डिवीजन की अगर हम बात करेंगे तो उसमें हमको देखना होगा मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, किस नंबर में हैं, जितने होंगे उतने ही आंसर में चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, 33 है। अगला देखिए भाई, लिखा है 0.90 डिवाइडेड बाई 4.26। इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी, मैं सीधे सीधे लिख दे रहा हूं 0.211267 क्लियर। अब बात आई कि इसका आंसर क्या होगा। तो यार आंसर क्या होना चाहिए बताइए, 0.2 बस। जो 0.90 है इसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं, 1 या 2, कितने भाई, इसमें कितने हैं, मिनिमम कितना हुआ, 2। 2 का मतलब लेफ्ट साइड वाला 0 कंसीडर नहीं होता, लेकिन राइट वाला 0 कंसीडर होता है। मैंने आपको 7 रूल्स लिखाए थे, 7 रूल्स मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताए थे। क्या बेटा 3 हुए मतलब, हाँ तो हाँ बिल्कुल गिनेंगे, सिग्निफिकेंट में तो गिनेंगे ही ना भाई। इसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं, 2। क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। इसमें भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, बाद वाला 0 कंसीडर किया जाता है। 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में भी जितने 0 होंगे वो भी कंसीडर किए जाते हैं। आ रही बात समझ में। तो आप इसको कंसीडर करोगे बेटा, यहां पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसका मतलब आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। सो दिस इज योर आंसर। अब आते हैं इतने पर बेस्ड क्वेश्चन भाई। क्या चीज, इन्होंने कहा सर आपने लिखाया था 86.400, ऐसा मैंने लिखाया था, नहीं 8640.0 लिखाया था ऐसा। और मैंने इसमें बताया था कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 5। सिर्फ ये वाले कंसीडर थे। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं लिखा है। अगर यहां पे लिखा होता 0.10 तो इसमें सिग्निफिकेंट कितने हो जाते हैं। बात समझ में आई, रूल समझ में आया आपको। अगर यहां पर ये 9 ना होता, यहां भी 0 होता, यहां भी 0 होता, तो इसमें सिग्निफिकेंट भी कितने हो जाते हैं, 0। बात समझ में आई बेटे। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर एक नॉन जीरो डिजिट के बाद 0 लिखा है तो दैट इज ऑल्सो कंसीडर्ड, लेकिन अगर ये नहीं है तब हम क्या कहेंगे कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं, 5। अभी क्लियर एकदम। तब 3 होता, और अगर इसमें यूनिट लिख देते तो फिर 5 हो जाता।
देखो यही रूल्स हैं। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब होता है कि अगर हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उस कैलकुलेशन में कितने डिजिट्स ऐसे हैं, कितने नंबर्स ऐसे हैं जिनके लिए हम श्योर हैं कि ये करेक्ट हैं। ठीक, अब बात यह आई कि सर इसके लिए जैसे लिखा हुआ है 86,400, कोई कहेगा सर मैं इसमें 5 मानूंगा, कोई कहेगा सर मैं इसमें 3 ही मानूंगा, तो डिस्प्यूट क्रिएट होगा। जब डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो फिर वहां पे रूल्स बनाए जाते हैं, वहां पे लॉज बनाए जाते हैं। तो इसी के लिए आपको कुछ रूल्स लिखा दिए गए। अब क्या है, वो डिस्प्यूट खत्म हो गया। जैसे सबसे पहले जब यूनिट्स और मेजरमेंट की बात किया गया था तो हमारे इंडिया में चलता था कि अगर इसकी लंबाई नापनी तो बोलते थे सर 1 हाथ का है ये मेज, 1 हाथ का सर मेज है, मेरा 1 हाथ इतना बड़ा है, कोई छोटा बच्चा होगा उसका हाथ इतना ही बड़ा होगा, वो कहेगा मेरे लिए भी सर 1 हाथ का नहीं है, मेरे लिए तो सर 2 हाथ का है। बात समझ रहे हो? तो ये कोई स्टैंडर्ड नहीं था। तो फिर उसमें उन्होंने डिस्प्यूट हुआ होगा, पहले लोगों के बीच में कम्युनिटी में, उसके बाद हो सकता है कंट्री के बीच में डिस्प्यूट आया होगा कि कोई मेजरमेंट इन्होंने करके भेजा, इन्होंने कहा सर 2.5 हाथ, पता चला अंग्रेजों के हाथ बड़े थे तो कहे नहीं ये तो 1.5 हाथ का ही है। तो फिर वहां पे कुछ स्टैंडर्डाइज सिस्टम को लाया गया। तब आपने MKS, SI, ये सब यूनिट्स, ये सब सिस्टम आपने पढ़ा कि जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो। इसी तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर्स में भी इस तरह का कंफ्यूजन ना रहे तो स्टैंडर्ड बुक्स में कुछ स्टैंडर्ड रूल्स लिख दिए गए कि अब जो भी बच्चा बात करेगा वो इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग बात करेगा। इसके पीछे का कोई बहुत मुख्य कारण नहीं है। जैसे अगर आपको पता हो 1 मीटर, व्हाट इज 1 मीटर, तो क्लास 11th की जो फिजिक्स की बुक है उसमें आप देखिए खतरनाक सी डेफिनेशन लिखी हुई है 1 मीटर की। और जनरली हम लोग जो देखते हैं वो 1 मीटर लगभग कपड़े वपड़े की दुकान में आप जाते होंगे तो लगभग इतना बड़ा, एवरेज में बता रहा हूं कि लगभग ऐसा इतना बड़ा 1 मीटर दिखाई पड़ता है। सोचो क्या जरूरी है इतने बड़े को ही 1 मीटर बोलते? अगर उस समय उस मीटिंग में वहां पर जो लोग विद्वान बैठे होंगे, अगर वो लोग ये सेट कर देते कि नहीं वहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस इसी को 1 मीटर पूरी दुनिया मानेगी, तो हम लोग भी इसी को मान लेते हैं 1 मीटर। बात समझ रहे हैं? इसके पीछे का कोई मुख्य कारण नहीं होता है, बस स्टडी के लिए जिन चीजों को सेट कर दिया जाता है कि हाँ भाई पूरी दुनिया 1 मीटर, इतने ही डिस्टेंस को 1 मीटर मानेगी, तो वो एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम बन जाता है जिसको आपने यूनिट मेजरमेंट में SI सिस्टम का नाम दिया। ठीक है, तो एक रूल बना दिया जाता है, दैट्स इट। जी करेक्ट है, लेकिन क्या लेंथ मेजर करने के लिए जो SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम बना होगा, क्या उसमें बहुत हल्के लोगों को बैठाला गया होगा? क्या उसमें कोई भी चला गया होगा चिंटू कि नहीं मैं बताऊंगा 1 मीटर क्या होता है? कौन बैठा होगा? सब साइंटिस्ट, प्रोफेसर्स, वहां के जो रूल बनाने वाले लोग, प्रशासन के लोग, सब रहे होंगे, सब पढ़े लिखे लोग रहे होंगे। उसके बाद उन्होंने भी एक जेन्युइन बात किया होगा, उसके बाद ही तो उसको एक्सेप्टेंस मिला होगा। तो जो रूल्स हैं उन रूल्स पर हम क्वेश्चन मार्क बहुत ज्यादा नहीं लगा सकते। और मैं अगर आपको फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स जो है वो स्टडी ऑफ नेचर है, और नेचर हमेशा ही हमारे लिए एक मिस्ट्री की तरह रहा है, और आज भी नेचर हमारे लिए एक मिस्ट्री की तरह ही है। नेचर में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आज भी हम लोग नहीं जानते। नहीं, अप्लाइड होगी बेटा। जो वैल्यूज मानी गई हैं वो सब साइंटिफिक बेसिस पर आपने उसको बनाया है ना। तो 1 मीटर कहीं पर भी होगा पूरे वर्ल्ड में, वो 1 मीटर हमेशा माना जाएगा। पूरे यूनिवर्स में अभी तक की स्टडी के अनुसार वही 1 मीटर करेक्ट है। हो सकता है आज के 1000 साल के बाद कोई आए वो कहे कि अरे अभी तक तो 1 मीटर को गलत पढ़ा जा रहा था, लोगों को पता ही नहीं था 1 मीटर क्या होता है। तो हो सकता है वो उसको अपडेट किया जाए। जैसे आप सबको अगर पता हो, न्यूटन साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। न्यूटन साहब ने फिजिक्स में बहुत काम किया, आप सबको पता है। लेकिन न्यूटन साहब ने भी जब साउंड की बात कर रहे थे तो उन्होंने भी गलतियां की हैं। उन्होंने कहा कि अगर साउंड की स्पीड की हम बात करें तो वो स्पीड होती है v √p/,
डेंसिटी, प्रेशर अपॉन डेंसिटी, ये पता होगा आप लोगों को, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? न्यूटन ने फॉर्मूला दिया, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अंडर रूट प्रेशर अपॉन डेंसिटी। लेकिन 100 साल के बाद जब लाप्लास आए, 100 साल के बाद जब लाप्लास आए तो उन्होंने कहा नहीं, ये फॉर्मूला साहब ने गलत बता दिया था, इसमें थोड़ी सी गलती है, और ये स्पीड का फॉर्मूला होना चाहिए अंडर रूट गामा टाइम्स प्रेशर अपॉन डेंसिटी, या डेंसिटी को रो लिखना चाहो तो रो भी लिख सकते हो। तो न्यूटन साहब पढ़े लिखे आदमी थे, उन्होंने जब कहा तो कुछ सोच के कहा होगा, उस समय की बेटे जो भी उनके पास ज्ञान नॉलेज रहा होगा उसके बेसिस पे उन्होंने कहा होगा। उनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं था, या हो सकता है कि जितना उनको पता था उससे ज्यादा किसी और को पता नहीं था, इसलिए लोगों ने यही मान लिया कि यही सही है। और न्यूटन ने जब बताया होगा तो उसके बाद 100 साल तक यही फॉर्मूला वैलिड था, यही चलता रहा। बात समझ रहे हैं? 100 साल के बाद लाप्लास आए, उन्होंने कहा नहीं, ये थोड़ा सा गलत है, ये जो प्रोसेस है ये आइसोथर्मल ना होकर के प्रोसेस एडियाबेटिक होता है, इसलिए गामा को भी लेना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि ये करेक्शंस जो है बेटे, ये करेक्शंस चलते रहते हैं। तो अभी आज की डेट में मैं ये नहीं कह सकता कि 100% 1 मीटर की जो लेंथ बताई गई है वो 100% एकदम सही ही है या एकदम गलत ही है, हम नहीं कह सकते, और मैं इस पे कमेंट करने वाला कोई होता भी नहीं हूं। ठीक, हम लोग एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, जो एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म बेटा बना दिया गया है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, उस पे हम कभी भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, है ना। बाकी चीजों पे हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड बना दिया गया उस स्टैंडर्ड को लेकर के चलेंगे, उसमें हम बिल्कुल भी लोचा नहीं करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन देखो, जेई में आया। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया, ये क्यूब की साइड दे दी गई, ये 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक क्यूब है, इसकी साइड की लेंथ है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम बताओ भाई। वॉल्यूम का ऑप्शंस आपको दिए हैं, पहला, दूसरा है 1.73 इंटू 10 की पावर -6, तीसरा है 1.70 इंटू 10 की पावर -6, और चौथा आखिरी ऑप्शन है 1.732 इंटू 10 टू द पावर -6। सबका यूनिट मीटर क्यूब है, क्योंकि वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब होगा। बिल्कुल सही बात है। अब आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्यूब की लेंथ दिया है, क्यूब का वॉल्यूम बताना है, इनमें से कौन सा करेक्ट है? जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो इसका क्यूब हो जाएगा। वॉल्यूम जो होगा दैट इज सिंपली इक्वल टू L क्यूब। जब आप इसका क्यूब करेंगे, 1.2 का क्यूब करेंगे तो क्या आया? 1.732 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। अगर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, अरे ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आया, खट से डी ऑप्शन टिक कर देंगे। 1.738 1.728 है। ठीक है, अगर आप लोग सही कैलकुलेट कर रहे हैं तो मैं आपके ऊपर भरोसा करते हुए मैं लिख दे रहा हूं 1.728 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक, तो अगर हम बहुत ध्यान नहीं दे रहे हैं तो शायद हम जो भी, अगर हो सकता है यही ऑप्शन यहां दिया होता तो उसी ऑप्शन पे हम टिक कर देते। लेकिन अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स को याद करें तो ये मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई में रूल क्या होता है? मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स का। तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर अगर इसमें देखा जाएगा तो कितना है? 2। ठीक, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें भी, अगले में भी, अगले में भी। इसका मतलब आंसर में भी कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। 1.7 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। ठीक है,
हटा दिया जाए। कुछ और भी यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं आपके पास। 6.2, 4.33, 17.456, इनको ऐड करना है और इसका आंसर लिखना है अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। 187.2, इसमें से 63.54 इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं। प्रीवियस क्लास में कुछ लोग कह रहे थे सर डीपीपी दीजिए, मैंने कमेंट्स पढ़े थे बच्चों के, वो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मांग रहे थे, बहुत जल्दी उसका भी अरेंजमेंट किया जाएगा। .4463 ये भी क्वेश्चन है डिवाइड का, डिवीजन का। जी 27 कौन सा? हाँ हाँ करेक्ट है। तो 27.9 है ना। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। देखिए इसमें जब आप ऐड करते हैं तो डेसिमल के बाद मिनिमम डिजिट का देखते हैं, तो डेसिमल के बाद मिनिमम एक डिजिट है, तो बेटा एक डिजिट तक आंसर दो ना। 27.9 में क्या प्रॉब्लम है? हाँ 28.0 आप करो फिर, मजबूरी है। करेक्ट है, करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। जैसे इसको जब आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 28.0। तो क्वेश्चन जो है ना, जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन फॉर्म होता है बेटा, तो वो लोग भी इस चीज को समझते हैं कि बच्चे कहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं। इसीलिए क्वेश्चन की जब बात थी तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था ऐड 6.2 ग्राम दिस ग्राम दिस ग्राम। अगर यूनिट लिख दिया मतलब ऑल डिजिट्स आर कंसीडर्ड, ठीक। तो क्वेश्चन में यूनिट भी गिवन था, मैंने यूनिट नहीं लिखा था, वैसे इसमें भी यूनिट दिया हुआ है केजी यूनिट, लेकिन मैंने नहीं लिखा हुआ है। तो आप लोग सिंप्लीफाई, कहने का मतलब अगर रूल आपके दिमाग में सेट है, जो मैंने रूल बताया, अगर वो आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं, तो आई होप इस तरह के छोटे मोटे प्रॉब्लम्स में आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई सबको? ठीक। आपके एनसीईआरटी में भी इस पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लेकिन सब बहुत आसान आसान क्वेश्चंस हैं। तो आई होप अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सिंपली आपसे सॉल्व हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ये हटा दूं? कर लेंगे? ठीक, चलिए। तो एक चैप्टर आपका जो था वो कंप्लीट हो गया है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में इतनी चीजें आपको पढ़नी थी। इसके बाद आगे का जो फिजिक्स है, मोशन इन वन डायमेंशन, उसको पढ़ने से पहले हम लोग को बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए। बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए। तो मैथमेटिक्स में जनरली अलजेब्रा वाला जो पोर्शन है, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल क्यूब, a³ - b क्यूब, या ट्रिग्नोमेट्री के छोटे मोटे फॉर्मूले जो हैं, ये सब आप लोग को आई होप आता होगा। जो बहुत हल्की हल्की चीजें हैं, बहुत सिंपल चीजें हैं, वो आपको आती होंगी। नहीं भी आती होंगी तो फिजिक्स पढ़ाने के दौरान वो चीजें मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक। यहां पर जो एक चीज हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है सबसे पहला लॉग, जो कि मैथ्स वाले सर ने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा ही दिया, तो उससे मैं बच गया, उसको मुझे नहीं पढ़ाना है। इसलिए मैं अगला टॉपिक जो आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब है, अगर कहीं पर कोई फंक्शन लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ फंक्शन y = fx। अगर कोई फंक्शन है y = fx और इस फंक्शन में हम लोग
थोड़ा सा चेंज कर दें। लेट अस सपोज फंक्शन में हमने जरा सा चेंज ये किया कि हमने फंक्शन में x की जगह पर हमने क्या रख दिया, x प्लस डेल्टा x। कोई फंक्शन था y बराबर fx टाइप का, हमने हल्का सा चेंज किया कि फंक्शन में x की जगह पर x प्लस डेल्टा x रख दिया। अगर आप x प्लस डेल्टा x रखोगे, जरा सा भी चेंज करोगे, तो बोलो इस y में भी कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। अगर मैं इन दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करूं, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूं चेंज इन y में, चेंज इन y निकालने में मैं इंटरेस्टेड हूं, तो वी विल राइट इट एज इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप चेक करिए, y से y कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम डेल्टा y। इधर क्या बनेगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx। दोनों तरफ अगर किसी एक ही नंबर का डिवाइड किया जाए विच इज डेल्टा x, तो बोलो किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है इसमें? मैंने दोनों तरफ चेंज इन x से भी डिवाइड कर दिया। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो बना, ये लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बन गया, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। डेल्टा y का मतलब है चेंज इन y और डेल्टा x का मतलब है चेंज इन x। तो ये जो रेशियो है, ये रेशियो किस चीज का चेंज है? इट इज चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ x। क्लियर? तो अगर हम लोग मैथमेटिकली देखें तो ये फॉर्मूला कुछ बहुत सिंपल आ गया, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा x। क्लियर एकदम? इसी में अगर दोनों तरफ हम लोग लिमिट अप्लाई करें, लिमिट आप लोगों ने पढ़ी है क्या? अगर हम लोग लिमिट अप्लाई करें इस डेल्टा x पर, इफ लिमिट डेल्टा x इज टेंडिंग टू 0, मतलब ये जो नीचे वाला ये जो डेल्टा x लिखा है, ये बहुत 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 छोटा होता चला जा रहा है, बहुत छोटा होता जा रहा है, लगभग लगभग 0 की तरफ जा रहा है। अगर ये बहुत छोटा हो जाएगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं dy बाई dx। बहुत ध्यान से समझिएगा, डेल्टा y का मतलब था चेंज इन y, डेल्टा x का मतलब था चेंज इन x। और अगर x में चेंज बहुत छोटा हो जाए तो y में भी जो चेंज होगा वो अपने आप बहुत 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 छोटा हो जाएगा। क्लियर है? तो हमने इसी को लिख दिया बेटा dy बाई dx। तो dy बाई dx का एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपके पास आ गया। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन का मतलब है लिमिट x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा x। मैथमेटिक्स में आपने शायद इसको पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। डिफरेंशिएशन बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। इतने में कोई डाउट है किसी को? फॉर्मूले में जल्दी से लिख डालिए, फिर इसके दूसरे एस्पेक्ट्स को मैं बताता हूं। ये मेरी बुक है, IIT JEE नीट के लिए फिजिक्स की ये बुक है। इसमें सारे क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स, सारी चीजें आपके लिए रखी गई हैं। 4 मॉड्यूल में ये बुक है, ये आपका मॉड्यूल नंबर 1 है। ऐसे 3 मॉड्यूल्स और हैं, ठीक? तो इसके भी जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। लास्ट ईयर के जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उसको भी हम लोग करेंगे, ठीक? तो इसी किताब से मैं कुछ क्वेश्चंस उठा रहा हूं, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी उठाऊंगा इसी किताब से। ये लिख लिया आप लोगों ने? इतनी बात बेटे समझ में आ गई है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलो देखो इधर, इसी चीज को अगर हम लोग ग्राफ में समझें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कोई ग्राफ है मान लीजिए ऐसा, ठीक? इस तरह के ग्राफ में हमने देखा एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की अगर मैं बात करूं तो इसका कोऑर्डिनेट फॉर एग्जांपल x1
कॉमा y1 और इसका जो कोऑर्डिनेट है दैट इज x2 कॉमा y2। तो अगर हम लोग यहां पर ऑब्जर्व करें, ये देखिए ऐसे मैं लाइंस खींच रहा हूं x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल, तो एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। वो ट्रायंगल देखिए, ये है वो ट्रायंगल, ये देखिए। इस ट्रायंगल में ये जो साइड है, क्या यही डेल्टा y है? क्या यही y2 माइनस y1 है? और ये जो साइड है, क्या यही डेल्टा x है? बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने यहां पे क्या बोला कि ये जो डेल्टा x है दिस इज टेंडिंग टू 0। इसका मतलब ये जो डेल्टा x है ये बहुत 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 छोटा होता जा रहा है। तो अगर ये डेल्टा x बहुत छोटा होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर डेल्टा x अभी तक यहां से लेके यहां तक था, अगर ये छोटा हो गया यहां तक हो गया, तो चेक करो डेल्टा y भी इतना ही रह जाएगा। अगर डेल्टा x इतना रह गया तो डेल्टा y भी पहले से छोटा हो गया, बोलो। अगर यही डेल्टा x और छोटा कर दूं तो चेक करिए डेल्टा y और छोटा हो गया। इसका मतलब क्या है कि सर अगर डेल्टा x छोटा होगा तो डेल्टा y भी अपने आप छोटा हो जाएगा। इसीलिए मैंने लिखा था कि अगर ये टेंडिंग टू 0 है, ये बहुत 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 छोटा है, तो हम डेल्टा को d लिख सकते हैं। और नीचे वाला डेल्टा x अगर छोटा होगा तो डेल्टा y भी छोटा होगा, इसलिए मैंने क्या लिखा, dy बाई dx। इज इट क्लियर? अब देखिएगा ध्यान से, अगर ये लगभग लगभग टेंडिंग टू 0 हो जाए तो क्या ये डेल्टा x घट करके एक पॉइंट बन जाएगा? बोलो यार। ये डेल्टा y भी अगर बहुत छोटा होगा तो ये भी एक पॉइंट बन जाएगा। तो कहने का मतलब डिफरेंशिएशन जो होता है, ये डिफरेंशिएशन हमेशा इस पूरे कर्व में किसी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कहीं ना कहीं करता होगा। इस पॉइंट से इसका कुछ ना कुछ लेना देना जरूर होगा। क्या लेना देना है वो देखिए। अगर मैं इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, ये फॉर्मूला डेल्टा y बाई डेल्टा x, क्या आप लोगों ने और भी कहीं पढ़ा है मैथमेटिक्स में? क्या आप लोगों ने स्लोप ऑफ लाइन पढ़ा है? किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है, बोलो वो भी यही है। स्लोप आप लोगों को क्लास 10th में पढ़ाया जाता है भाई, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो क्या ये भी डेल्टा y बटे डेल्टा x है? इसका मतलब डिफरेंशिएशन जो होता है वो किसी ग्राफ में किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट होता है उसके स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। डिफरेंशिएशन किसको रिप्रेजेंट करता है? किसी स्लोप को, ग्राफ के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। कोई डाउट इसमें? ठीक, थोड़ा सा अब आसान चीजों में आ जाते हैं। ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। देखो मैंने आपको बेसिक बता दिया है, परेशान मत होइए। फिजिक्स में इतने खतरनाक उसका जरूरत नहीं है। मैंने आपको सिर्फ बेसिक बताया है कि आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर ये क्या चीज है क्या। ठीक है, इसके कुछ और भी एस्पेक्ट्स हैं जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैथ्स के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, फिजिक्स के लिए इसके अलावा कुछ चीजें हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंशिएशन, अब अगर मैं आपसे नॉर्मल बात करूं, सिंपल बात करूं, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x को ही हम लोगों ने कहा था कि अगर इसी में डेल्टा x बहुत छोटा हो जाए, डिनोमिनेटर बहुत छोटा हो जाए, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx। इसका मतलब एक चीज, एक पिक्चर दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए। फिजिक्स में जब भी आपके पास कोई भी दो क्वांटिटीज ऐसी हो जो दोनों वेरिएबल हो, कितनी क्वांटिटीज हो? दो, और दोनों वेरिएबल हो, क्योंकि यहां पे चेक करो डेल्टा y का मतलब चेंज इन y, डेल्टा x का मतलब चेंज इन x। इसका मतलब हमारे पास दो नंबर्स हैं और दोनों वेरिएबल हैं। हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं
और दोनों वेरिएबल हैं, तो फिजिक्स में अगर कहीं भी दो क्वांटिटीज हो, दोनों वेरिएबल हो, तो तुरंत समझ जाना कि इसमें डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन का कहीं ना कहीं रोल है। फिजिक्स में बच्चों को यहीं पे समस्या शुरू हो जाती है। जिस डेरिवेशन में हमने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लगाना शुरू किया, उनको वहीं पे समस्या होना शुरू हो जाता है, वहीं पर फिजिक्स टफ होने लगता है। अदरवाइज फिजिक्स आपको बहुत टफ नहीं लगेगा। अगर पूरे सिलेबस में से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले सब डेरिवेशन हटा दें तो फिजिक्स बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए, जैसा कि 9th और 10th क्लास तक लगता है आपको, क्योंकि 9th और 10th क्लास तक इसकी बात ही नहीं की जाती आपसे, तो लगता है ये तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं। जब बच्चा 11th में आता है तो 6 महीना रियलाइज करने में लग जाता है कि मैं 11th में आ गया हूं। वो अपने उसी फॉर्म में पढ़ता रहता है जैसे 9th 10th में पढ़ता था। अरे इसमें कुछ है ही नहीं, बोर्ड एग्जाम के पहले पढ़ लेंगे 4 महीना, हम टॉप कर देंगे फिर से 90-95%। 11th में आपको फील होता है कि यार नहीं, बड़ा खतरनाक सब्जेक्ट है, और वो खतरनाक सिर्फ इसकी वजह से लगता है। तो अगर आज आपको ये टॉपिक अच्छे से दिमाग में सेट हो गया तो फिजिक्स की मान के चलिएगा 30 से 40% समस्याएं आपकी आज ही खत्म हो जानी है। तो आपको क्या दिमाग में रखना है, अभी मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा कि आप कब डेरिवेशन में, कब क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बात करना स्टार्ट कर देते हो। तो जब दो क्वांटिटीज हो और दोनों वेरिएबल हो। फिजिक्स में एक क्वांटिटी जो अक्सर वेरी करती है वो कौन है? टाइम। किसी के लिए नहीं रुकता। तो फिजिक्स के पास एक बेनिफिट हो गया कि टाइम वाइम का इन्वॉल्वमेंट रहता है हमेशा यहां पर, तो टाइम हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक, तो एक क्वांटिटी तो फ्री में मिल गई, वो है टाइम। अब टाइम के अलावा कोई भी एक चीज अगर वेरी करने लग जाए तो तुरंत समझ जाना वहां डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन की बात होने वाली है। जैसे मैं यहां खड़ा हूं, मैं ऐसे चल रहा हूं, क्या हो रहा है? टाइम तो चेंज हो ही रहा है, टाइम के साथ साथ मेरी लोकेशन भी चेंज हो गई। पहले मैं वहां पे था, अभी मैं यहां पे आ गया, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो आप भी तुरंत क्या बोल देंगे कि सर दिस इज लाइक डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल। और यही टाइम इंटरवल अगर बहुत 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 छोटा हो जाए तो इसी को क्या लिखते हो? dx बाई, एक वेलोसिटी ये है, एक वेलोसिटी ये है, दोनों में क्या अंतर है? दिस इज एवरेज वेलोसिटी। मैं यहां से यहां तक गया तो आपने कहा सर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये चीज लिखी है। और जब यही टाइम इंटरवल बहुत 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 छोटा हो जाए, इंस्टेंट की बात हो जाए, तो बोलो यही वेलोसिटी कहलाने लगती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बट दिस इज एवरेज वेलोसिटी। ठीक, जैसे आप लोग जब अपने घर से शाम को निकलते हैं, मान लीजिए आप समोसा लेने जा रहे हैं, आप साइकिल, स्कूटी, बाइक, कार जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप उससे निकले और आप आराम से चलते चले जा रहे हैं। ठीक, लौट के जब आप आए तो आपके पिताजी ने आपसे पूछा यार तुम बड़ी तेजी से गाड़ी चलाते हो, हमने सुना है। तो आपने कहा अरे नहीं पापा, हम 30-40 की स्पीड से जा रहे थे। कैसे? तो आपने कहा सर टोटल डिस्टेंस जो हमने कवर किया है, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए 4 किलोमीटर आप टोटल गए थे। ठीक, और आपको फॉर एग्जांपल टाइम लग गया इतना जाने में आधे घंटा। तो आपने तुरंत कहा कि पापा मेरी जो स्पीड है देखिए कितनी कम है, 8 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड कौन सी स्पीड है? दिस इज एवरेज स्पीड। पता चला आप जब साइकिल से बड़ी रंगबाजी में आप जब मोड़ रहे थे, उस चौराहे पे फलाने अंकल खड़े थे आपके कोई, उन्होंने कहा अरे पांडे जी आपका लड़का तो बहुत तेजी से भागता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो स्पीड देखी थी जिस स्पीड पर आप मुड़े थे। वो स्पीड कौन सी थी? दैट वॉज द स्पीड एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। क्योंकि वो टाइम इंटरवल बहुत छोटा था, आप तो उनके सामने आए, फर्र से एकदम मुड़ के चले गए। तो वो स्पीड कौन सी थी भाई? इंस्टेंटेनियस। डिफरेंस है दोनों में। ठीक, ऐसे ही हम लोग भी जब बात करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर में, तो वहां पर भी दो तरह का करंट हो जाता है।
एक होता है एवरेज करंट, जिसको आप बोलते हो मीन वैल्यू ऑफ करंट, और एक उसके बाद में हो जाता है इंस्टेंटेनियस करंट, या और डेप्थ में जब जाते हैं तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, रूट मीन स्क्वायर। छोटी छोटी चीजों से फिजिक्स आपका और इन डेप्थ होता चला जाता है। तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि जब आपके पास दो क्वांटिटीज हो, दोनों वेरिएबल हो, तो तुरंत समझ जाना वहां पर इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन की बात होने वाली है। ठीक, ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपके पास था डिफरेंशिएशन को समझने का, पहचानने का। दूसरा, जैसे मैं आपसे कहूं इसी चीज को समझने का दूसरा तरीका समझिए। आपका ब्लड टेस्ट होना है, ठीक, ब्लड टेस्ट कभी कराया किसी ने? कैसे होता है भाई? आप कहोगे भाई ऊपर से नीचे तक पूरा ब्लड टेस्ट करना, देखो कहीं भी कोरोना रह ना जाए, पूरा ब्लड निकाल के दे दो, ये लो ले जाओ, जाओ आराम से चेक करो जाके। क्या ऐसा होता है? बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड दिस। सारा ब्लड निकाल के दे देंगे तो हम तो गए, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जब हम किसी बड़ी सी बॉडी के बारे में पूरी बात एक बार में नहीं कर पाते, तो हम उसमें क्या करते हैं? सैंपलिंग करते हैं। कभी हाईवे पे ट्रक की जब चेकिंग होती है तो कभी अगर आपने देखा हो, जो वहां पे खड़े होते हैं पुलिस वाले जो भी होते हैं, वो रोकने के लिए क्या करते हैं? भाई रोको 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 रोको, रोका उसने, खोलो पीछे क्या है, पीछे खोला, बोरे बोरे लदे हैं। तो क्या सारे बोरे चेक करते हैं? वो वाला निकालो, निकाला उसने, खोल के दिखाया, अरे नहीं भाई कुरकुरे है, कुछ नहीं है, ठीक है चढ़ाओ इसको, फलाना वो वाला निकालो। 2-3 बोरे चेक कर लिए, अगर सब सही है इसका मतलब कि वो जेन्युइन आदमी, उसको जाने दो। बोलो यही तो करते हो, ये सैंपलिंग है। तो इसका मतलब अगर किसी बड़ी सी बॉडी के बारे में पूरी बात आप एक बार में नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसका एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करते हैं। दैट इज नोन एज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशियल पार्ट आप कैलकुलेट करते हैं, कंसीडर करते हैं। अब थोड़े से ब्लड के सैंपल से पूरे बॉडी के ब्लड के बारे में रिपोर्ट जो वो बना के दे रहा है, दैट प्रोसेस इज इंटीग्रेशन। वो प्रोसेस क्या है भाई? बात समझ में आ रही है? तो एक बड़ी सी बॉडी को काट काट कर छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करना डिफरेंशिएशन है, लेकिन कटे कटाए छोटे छोटे पार्ट्स को वापस से जोड़कर एक बॉडी तैयार कर देना इंटीग्रेशन है। बोलो कौन सा प्रोसेस आसान है? सेब को काटना या कटे हुए स्लाइसेस को जोड़ के एक बढ़िया सेब तैयार करना? काटना। तोड़ना फोड़ना हमेशा इंपॉर्टेंट होता भी है, आसान भी होता है। मोबाइल उठा पटक दो फूट जाएगा, लेकिन फूटा हुआ मोबाइल कोई वापस दे दे, सब जोड़ दो। इसीलिए मैथमेटिक्स में भी डिफरेंशिएशन इजी है, लेकिन इंटीग्रेशन थोड़ा सा टफ लगता है। बोलो यार, क्योंकि उसके नेचर में टफनेस है ना यार, नेचुरल चीज के अगेंस्ट जा रहा है, तो वो थोड़ा सा टफ होता है मैथमेटिकली भी और फिजिक्स में भी। तो आपके दिमाग में एक कहानी के थ्रू मैं बताने की, बैठाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर 2 वेरिएबल क्वांटिटीज हो तो तुरंत समझ लेना डिफरेंशिएशन की मैं बात करने वाला हूं। कितने लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रखा है? नाम सुना है कभी? 12th में कितने लोग हैं? 11th में? चलिए मैं आप लोग को एक एग्जांपल दे रहा हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल दे रहा हूं, और वहां पे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर इंटीग्रेशन लगाया तो क्यों लगाया। ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, I बराबर mr²। ठीक, ये देखो भाई एक रॉड है, इस रॉड का मास m है और इसका टोटल लेंथ बेटा l है। इस रॉड को इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट इसको घुमाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहली बात थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता दूं, जिन लोगों को ना पता हो या आप लोग भूल गए हो तो उनको भी बता दे रहा हूं बहुत जल्दी से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज जस्ट लाइक मास इन लीनियर मोशन। जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक, यहां पे कोई छोटा बच्चा आ जाए, मामा 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 करके हमको खींच रहा है, क्या होगा? वो बेचारा खींचता रहेगा, हम खड़े रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा।
वही आप आ जाए, मान लीजिए आपके पास कंपैरेटिवली ज्यादा ताकत है, आप हमको खींचेंगे, मैं थोड़ा मूव कर जाऊंगा, ठीक। मेरी जगह खाली खड़ा हो तब फिर तुम खींचो, क्या होगा? मतलब अगर आप लीनियर मोशन प्रोवाइड करना चाहते हैं तो लीनियर मोशन को अपोज कौन करता है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मास जितना ज्यादा होगा उस ऑब्जेक्ट को खींचना उतना ही कठिन हो जाएगा, क्योंकि वो लीनियर मोशन को अपोज करता है। सो मास इज दैट इनर्शियल प्रॉपर्टी। मास वो इनर्शियल प्रॉपर्टी है जो लीनियर मोशन को अपोज करता है। सिमिलरली मूवमेंट ऑफ इनर्शिया is that inertial property that opposes rotational motion. रोटेशनल मोशन को जो अपोज करे वो कौन है? इनर्शिया। इसीलिए जब रोटेशनल मोशन पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ाते हैं हम? इनर्शिया पढ़ाते हैं, बाकी सब बात बाद में। क्लियर है? ठीक। तो यहां पर भी देखो, इस बॉडी को भाई इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे घुमाया जा रहा है, रॉड है ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, तो सबसे पहले आपसे कहा गया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। इनर्शिया का फॉर्मूला बेटे पता, I बराबर mr स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसी ऐसे बॉडी के लिए होता है जो कि यहां पर है, ये बॉडी है, बॉडी का मास m है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसी के अबाउट ये बॉडी ऐसे ऐसे घूम रही है, ठीक। और इसके लिए डिस्टेंस है r। तब आप बोलते हो कि सर उस बॉडी का इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना है? mr स्क्वायर। क्या इतनी बात, बेसिक बात समझ में आ गई है? आप कहोगे सर हमको तो किसी एक पॉइंट मास का इनर्शिया निकालने आता है, हमको पूरे रॉड का इनर्शिया निकालने नहीं आता है। तो आप क्या करेंगे? अगर आप पूरे बॉडी का ब्लड नहीं दे सकते तो आप क्या करेंगे? सैंपल देंगे। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा यहां पे एलिमेंट मानेंगे, ये एक छोटा सा एलिमेंट बोलो इसी का है, ठीक। इसकी लेंथ भी बहुत छोटी सी होगी dl, और इसका मास भी बहुत छोटा सा होगा dm। लेट अस सपोज ये जो डिस्टेंस है इसको मैं चलो x मान ले रहा हूं, और इस लेंथ को मैं dx मान ले रहा हूं, करेक्ट। यहां से एक्सिस से दूरी है x, एलिमेंट का लेंथ है dx, बहुत छोटा सा एलिमेंट है, मास भी बहुत छोटा सा है dm, करेक्ट। अब इस छोटे से मास का इनर्शिया बोलो इस एक्सिस के अबाउट आप बता सकते हैं? पॉइंट मास जैसा हो गया, तो आप क्या बोलेंगे? सर दिस इज एक्स स्क्वायर dm, I बराबर m r स्क्वायर। बोलो यार बात सही है। छोटे से एलिमेंट के लिए अगर हमने निकाल लिया तो अब काम क्या बाकी है? नाउ वी विल इंटीग्रेट बोथ साइड। तो आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में जा रहा है, डिफरेंशिएशन। पहली बात क्यों लाए हम यहां पे? dm की बात, di की बात मैंने क्यों की? समझ में आ रहा है? क्योंकि हम पूरे रॉड का इनर्शिया हमको निकालना नहीं आता है, हमको तो बस ये पता था। तो हमने भी एक छोटा सा एलिमेंट लिया बेटा, उसका इनर्शिया निकाला ऐसे। तो ये काम हो गया किसका? डिफरेंशिएशन का। अब काम होगा इंटीग्रेशन का। तो डेरिवेशन तो फिलहाल बहुत ही सिंपल है, आप लोग बहुत इजीली लिख सकते हैं। I बराबर इंटीग्रल एक्स स्क्वायर dm। अगर निकालना है तो आप कहेंगे सर ये dm क्या है? dm का मतलब इस छोटे से एलिमेंट का मास। कैसे मिलेगा? यूनिटरी मेथड। आप कहेंगे सर जब लेंथ l थी तब मास m था, यही लेंथ जब dx होगी तब मास कितना होगा? dm। वही dm क्या है? m बाई एल इंटू, ये वही वाली बात हो गई। 3 पेन 15 रुपए के हैं, तो 5 पेन कितने के होंगे? 25 के। सही है, वही वाला मेथड हमने लगाया, सिंपली उठा के रख दिया। इंटीग्रल एक्स स्क्वायर dm, dm क्या है? m बाई एल इंटू dx। इसको उठा के इंटीग्रेट करो। अब बहुत ध्यान से समझो, जब आप इंटीग्रेशन भी करते हैं तो आपको लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चाहिए होता है। ये इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है? x के रिस्पेक्ट में, करेक्ट है। x क्या है? एलिमेंट की दूरी एक्सिस से, सही है। ये दूरी बेटा मिनिमम कितनी हो सकती है? 0। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? l तक। इसका मतलब ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करोगे? 0 से l तक, करेक्ट है। क्या बेटा?
इनका मतलब है कि सर ये dx लिखा है तो सर इसको x प्लस dx का होल स्क्वायर क्यों नहीं लिख रहे हैं? कभी आपने सुना है अंबानी के पास 507 करोड़ समथिंग लाख 54 रुपए हैं? सुना है कभी? क्यों? जब आप 500 करोड़ की बात करते हैं तो भाई 54 रुपए का कोई मतलब वहां पे नहीं है। तो जब आप x की बात करते हो, x इज वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस, तो इसके आगे dx की कोई वैल्यू नहीं है। बात समझ आई? क्योंकि बेटे बीच में प्लस लगा है, x प्लस dx की होल स्क्वायर आप कह रहे हो। लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, बिल्कुल सही बात है, लेकिन दैट dx इज वेरी 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 स्मॉल। तो जब आप किसी बहुत बड़े नंबर की बात करते हैं तो छोटे मोटे नंबर को लेके चलने से सिर्फ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी, आंसर पे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम उसको नहीं लिख रहे। फिलहाल ये तो बड़ा सिंपल हो गया। आप कहेंगे सर m/l बाहर कांस्टेंट है, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता उससे ज्यादा अच्छी बात है, अभी हम पढ़ाएंगे। x³/3 कर लेंगे, 0 से l लगाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? ml³ कितना आएगा भाई? ml²/3। कोई डाउट? समझ में आया इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज क्या है? ठीक, तो आप यही काम करेंगे पूरे फिजिक्स में, जगह जगह पर इस चीज का यूज आएगा। तो जब कोई कंटिन्यूअस चीज हो, कहीं पर कोई कंटिन्यूअस वेरिएशन हो कि जब x चेंज हो रहा है तो पता चला वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, जब टाइम चेंज हो रहा है पता चला वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, तो ऐसे में वी विल ऑलवेज इन्वॉल्व डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अगर कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो फिर वहां पे सिग्मा इन्वॉल्व किया जाता है, समेशन। एक वर्ड होता है समेशन, एक होता है इंटीग्रेशन। समेशन का मतलब होता है सम। आपसे कोई कहे इस क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं, तो ऑल स्टूडेंट्स आर डिस्क्रीट बॉडीज। ये सब क्या है? डिस्क्रीट बॉडी है, एक यहां, एक वहां, एक वहां, एक वहां, एक वहां, एक वहां, ऐसे 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 गिनेंगे हम पूरा। करेक्ट है, ये डिस्क्रीट बॉडी है। इसमें क्या चलेगा? हिस्से नहीं लेंगे, सीधे सीधे जोड़ लेंगे कितने लोग हैं। लेकिन जब बात होगी कि जैसे इस पूरे कमरे में भूसा भर दिया जाए, इस पूरे हॉल में भूसा भर दिया जाए, अब हम आपसे कहें भूसा कितना है, तो क्या हम जोड़ेंगे एक 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 ऐसे में? क्योंकि ये कंटिन्यूअस वेरिएशन होगा। बोलो यार, जब भूसा भरोगे तो कुर्सी पे भी भरेगा, कुर्सी के नीचे भी भरेगा, अगल बगल की सारी जगह में पूरी तरीके से भर जाएगा, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? बहुत बढ़िया इन्होंने क्वेश्चन पूछा। अब एकदम सही मुद्दे पे ये आए हैं, जेईई एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं। इन्होंने कहा सर अगर ये मास यूनिफॉर्म ना होता, सर ये मास लगातार इधर की तरफ बढ़ रहा होता या लगातार घट रहा होता, अगर ऐसा वेरिएबल मास होता सर तब क्या करते? बिल्कुल सही बात है। ऐसे में जब हम यहां पे करते हैं इंटीग्रल x² dm, तो बहुत ध्यान से देखो, हमने क्या लिख दिया? m/l इंटू dx, और m/l को हमने बाहर निकाल दिया। बाहर क्यों निकाला? कांस्टेंट था। लेकिन आप जो बोल रहे हैं उस केस में वो कांस्टेंट नहीं होगा, तो वो इस बार बाहर नहीं निकलेगा, वो अंदर ही रहेगा। और जब वो अंदर ही रहेगा तो कहीं ना कहीं खतरनाक प्रॉब्लम को जन्म देगा। तो वहीं पर आपको फिर कुछ इस तरीके का टर्म दिया जाता है कि m बराबर m0 कुछ x² लिख दिया, कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे मान लो x की वैल्यू 0 है तो मास 0, x की वैल्यू 1 है तो मास m0, x की वैल्यू 2 है तो मास 4m0 बढ़ता जा रहा है। करेक्ट? तो फिर बेटे मास की ये वैल्यू तुम रखोगे यहां पे, m0 बाहर जाएगा, लेकिन ये वाला x² और ये वाला x² मल्टीप्लाई हो गया x⁴ बनेगा, और फिर आप इंटीग्रेट करेंगे। कुछ समझ में आई बात? ठीक, तो आएगा, परेशान ना हो, एक एक करके मैं सारी बात बताने की कोशिश आपको कर रहा हूं। हर एक चीज हम लोग कवर करेंगे, लेकिन एक एक करके। तो फिलहाल यार ये सब इनर्शिया तो बात की बात हो गई। मैं आपसे बात कर रहा था डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन अभी तक इतने डिस्कशन में आपके दिमाग में सेट हुआ होगा, 2 वेरिएबल क्वांटिटीज होनी चाहिए। दूसरी बात,
अगर हम किसी बड़ी चीज को एक साथ एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसमें एक छोटा सा पार्ट लेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे और फिर पूरे बॉडी की बात हम उससे करेंगे। ठीक, बड़ी सी चीज को काट काट कर छोटे में कन्वर्ट करना डिफरेंशिएशन है, और छोटे छोटे पीसेस को वापस से जोड़ देना इंटीग्रेशन है। अब आते हैं डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फॉर्मूले से। तो जैसे अगर कहीं पर भी बेटा लिखा है डी बाई डी एक्स, सबसे पहला फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो ये बहुत सिंपल है, डी बाई डी एक्स, एक्स क्यूब लिखा है तो क्या लिखोगे इसको, थ्री एक्स स्क्वायर। देखो मैं एक एक चीज बता रहा हूं बेटा, जल्दी जल्दी लिखते जाइएगा, इसमें है कुछ खास नहीं, लेकिन फिर भी जिनको नहीं आता मैं उनके लिए बता रहा हूं। एक्स की पावर 7/2 लिखा है, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो करेक्ट है, लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -9/2, -9/2 एक्स टू द पावर -9/2 -1। क्लियर? आपसे कहा जाए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 1, या सिंपल एक्स लिखा है, पावर 1 का मतलब एक्स ही आ गया, तो इसकी वैल्यू 1। ये दिमाग में रखिएगा भाई, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1, वाई का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में 1। इसका कहीं कहीं पे यूज आ जाता है, उस समय आप लोग पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, फिलहाल इसमें तो कुछ है नहीं। डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 का मतलब क्या है बेटा, 1। ठीक, पावर में आपने 0 चढ़ाया तो यही n बाहर आया, 0 मल्टीप्लाइड बाई कुछ भी हो 0। इसका मतलब x की पावर 0 का मतलब होता है 1। तो इसी को दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, होना भी चाहिए। डिफरेंशिएशन में मैंने क्या बताया, कितनी क्वांटिटीज हो, 2, और दोनों कैसी क्वांटिटीज हो, वेरिएबल। लेकिन दो में से अगर एक कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0 होना ही था। आ रही बात समझ में? ये मैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, बाकी फॉर्मूले में तो कुछ खास टफ नहीं है। ये हटा दूं? तो ये आपका सबसे पहला डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। अगले कुछ सेट ऑफ फॉर्मूला, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस हम उठा लें। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक, करेक्ट है। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अगर आप लोग ध्यान दे रहे हो, जितने भी सी वाले डिफरेंशिएशन हो, चाहे कॉस वाला हो, चाहे कॉसेक वाला हो, चाहे कॉट वाला हो, सब में माइनस आता है। ये लिख डालिए जल्दी से 6 फॉर्मूले, इसमें गड़बड़ मत करना भाई कहीं पर भी। फिजिक्स में फिलहाल मुझे लगता है यही 3 से ही काम चलेगा, बाकी 3 की हमको कुछ खास जरूरत इसमें नहीं है। इसके बाद अगली जो चीज आपको पता होनी चाहिए डिफरेंशिएशन में, प्रोडक्ट रूल। डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लीजिए 2 चीजों का प्रोडक्ट है, ठीक है, तो मैं सीधे सीधे आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट है, ऐसे में आप प्रोडक्ट रूल लगाते हैं क्या? हाँ,
हाँ बता रहे, एक एक करके सब बता रहे। अगर इस तरीके का प्रोडक्ट है और आपको डिफरेंशिएट करना है तो आप क्या करते हो, बहुत सिंपल प्रोडक्ट रूल लगाते हो। पहला फंक्शन बाहर, दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, cos x, प्लस दूसरा फंक्शन बाहर, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, तो वैल्यू आ जाती है x cos x प्लस साइन x। कोई डाउट? बहुत सिंपल चीज है। ये है आपका प्रोडक्ट रूल। अगला जो रूल हम लोग को यहां पर चाहिए वो है डिवीजन रूल। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाई एक्स। डिवीजन रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर को बाहर रखो, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, cos x, माइनस न्यूमरेटर को बाहर रखो, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का, ये रूल है। डिनोमिनेटर को बाहर रखा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमरेटर को बाहर रखा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये आई होप जो बच्चे 12th में हैं उनको तो ये सब पता ही होगा, जो बच्चे 11th में हैं उनके लिए मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। अब जैसा कि इन्होंने कहा सर e की पावर x का एक्सपोनेंशियल का बता दीजिए, वो भी होना चाहिए। तो d बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x अगर रखा हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। ये जो e है ये e एक्सपोनेंट है। जो लॉग आपको प्रीवियस क्लास में सर पढ़ा रहे थे, उस लॉग का जो बेस होता है, लॉग को स्टडी करने के दो सिस्टम होते हैं, एक होता है कॉमन सिस्टम, एक नेचुरल सिस्टम, ठीक। अगर बेस में 10 है तो वो कॉमन सिस्टम हो जाता है। मतलब जैसे कुछ भी लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए लॉग 100, बेस में लिखा हुआ है 10, तो ये आपका क्या कहलाता है, कॉमन सिस्टम है, इसको सिंपल लॉग बोला जाता है। नेचुरल लॉग की अगर मैं बात कर रहा हूं तो नेचुरल लॉग के बेस में क्या होता है, e। ये e एक्सपोनेंट है, इसकी वैल्यू 2.7 समथिंग होती है, 2.7 ही आप दिमाग में रखो, काम चलेगा इतने से ही, ठीक। ये जो e है इसकी वैल्यू 2.7 होती है, इसी को हम ln भी लिख देते हैं। लॉग अगर सिंपली लॉग लिखा है तो इसका मतलब बेस में क्या है, सिंपल लॉग लिखा है तो बेस में 10 है। लेकिन अगर ln लिखा है, ln का मतलब नेचुरल लॉग, तो मतलब बेस में क्या है, e है। दोनों की वैल्यूज अलग अलग होती हैं, ठीक। तो ये वाला जो e है, इसकी पावर में अगर कुछ भी चढ़ाते हो तो उसका डिफरेंशिएशन एज इट इज रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, d बाई डी एक्स ऑफ log x कितना होगा 1 बाई एक्स। इसके बेस में क्या होता है, e, इसके बेस में e। ये देखो ये सब जो हम लोग बेटा ये सब जो पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब कैलकुलस में आता है। कैलकुलस में जनरली बेस में क्या लिया जाता है, e लिया जाता है। तो आप यहां पर अगर कुछ भी ऐसा करोगे तो बेस में हम e लेकर के चलेंगे। सो log x का सिंपल सा डिफरेंशिएशन क्या हो गया आपका 1 बाई एक्स। ये सारे फॉर्मूले आप लोगों ने लिख लिए, ठीक। चलो इस पर बेस्ड अब कुछ चीज देखी जाए। क्या बेटा, ए है, यहां पर वो एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। देखो फिजिक्स में हमें बहुत डेप्थ में जाने की, डिफरेंशिएशन के बहुत डेप्थ में जाने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। देखो डिफरेंशिएशन अभी जब मैथ्स वाले सर पढ़ाएंगे तो बहुत डेप्थ में जाके पढ़ाएंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी आएगा, लॉग भी आएगा, मॉड भी आएगा, और 4 फंक्शन भी आएंगे। फिजिक्स में उतने टफ की जरूरत नहीं होती है। फिजिक्स में बेसिक पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन क्या है, ठीक, और उसका हम फिजिक्स में एप्लीकेशन कैसे करेंगे, वो मेन चीज है, दैट्स इट। इससे ज्यादा बहुत टफ चीज नहीं आने वाली है। तो आप लोग परेशान मत होइए, जितना फिजिक्स में काम का होगा वो सब मैं आपको बता रहा हूं, ठीक।
अब जैसे इस पर बेस्ड मैं आपको एक जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन रखा हुआ है, y बराबर 9x टू द पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 1। बहुत सिंपल सा है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कहा गया कि आप इसका डिफरेंशिएशन करिए। 36x क्यूब प्लस 12x 1 का 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये बहुत सिंपल सा इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसी का यूज आ जाता है आपके फिजिक्स में, जैसे इसी चीज को कुछ बदल दिया जाए, x हटा करके देखिएगा ध्यान से, x इज इक्वल टू 9t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 1। ऐसा एक्सप्रेशन दे दिया गया कि पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, लाइक दिस। आपसे कहा गया फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल की वेलोसिटी बताइए, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर वेलोसिटी का फॉर्मूला अब अगर हम यहां लगाने लगेंगे कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है, बोलो हर टाइम पर डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। t बराबर 0 पे डिस्प्लेसमेंट 1 है, t बराबर 2 पर 2 रखना पड़ेगा, कुछ और वैल्यू आएगा। बात समझ रहे हैं? तो ये कैसा है, ये डिस्क्रीट फंक्शन है या कंटिन्यूअस फंक्शन है? ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। टाइम की कोई भी वैल्यू रखो, ये कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, तो यहां पर हमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को इन्वॉल्व करना ही पड़ता है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आप क्या रखेंगे, dx बाई dt वाला। तो इसको डिफरेंशिएट आप करेंगे, क्या आ जाएगा, 18t प्लस 6। ऐसे एक्सेलरेशन कोई पूछे तो एक्सेलरेशन आप सबको पता है dv बाई dt, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 18। कोई डाउट, समझ में आ रही बात? तो बहुत बहुत ही सिंपल चीज है। ना, डिस्क्रीट का मतलब, डिस्क्रीट का सेंस अलग होता है। जैसे अगर आपसे ये कहा जाए कि 4 मासेस हैं जिनको रेक्टेंगल के कॉर्नर्स पे ऐसे ऐसे रखा गया, ये सिस्टम डिस्क्रीट सिस्टम है। इसमें 4 अलग अलग मासेस हैं, m1, m2, m3, m4, ठीक। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि एक कमरा है, इस पूरे कमरे में मान लीजिए कोई चावल था, या मान लीजिए चावल भर दिया गया पूरे कमरे में, पूरे कमरे में एकदम। अब ये सिस्टम क्या है, कंटिन्यूअस। इसमें हम नहीं कह सकते कि सर एक चावल वहां, एक चावल वहां, एक चावल वहां, आपको पूरे कमरे में भरा हुआ है। तो वो क्या है, ये कंटिन्यूअस वेरिएशन है। आपसे कोई कहे मेरी बॉडी का सरफेस एरिया, कैसा फंक्शन है? क्यों? क्योंकि वो लगातार हर पोर्शन पर वो चेंज हो रहा है भाई। यहां का अलग है, यहां का अलग है, यहां का अलग है, पैर का अलग है, सर का अलग है, हर जगह का जो सरफेस एरिया वो अलग। अब इसका कोई स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला नहीं हो सकता है ना, ये सेंस इसका थोड़ा अलग होता है। डिफरेंशिएशन का ही एक रूल और है जो हल्का फुल्का आप लोग को आना चाहिए। जैसे अगर लिखा है d बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x, साइन 2x का डिफरेंशिएशन अगर आपको करना है, तो साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? पहले तो मैंने साइन का डिफरेंशिएशन कर दिया cos। अब चेंज ये है कि हमको जो फॉर्मूला अभी सिखाया गया वो साइन x के डिफरेंशिएशन का है। साइन x का होता है cos, लेकिन यहां लिखा है साइन 2x, मतलब आपने ओरिजिनल फॉर्मूले में x की जगह 2x रखा है, तो उस चेंज को भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है। ये आपका कौन सा रूल कहलाता है? दिस इज चेन रूल। तो बहुत ध्यान से समझिए, पहले मैंने साइन का डिफरेंशिएशन किया cos, और फिर उसके अंदर जो लिखा था उसका डिफरेंशिएशन फिर से मैं कर रहा हूं, तो वैल्यू आ जाएगी बेटा, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2, तो वैल्यू आ जाएगी 2 cos
2x। ये आपका कहलाता है चेन रूल, ठीक है। तो इस तरीके का कोई भी चेंज अगर आप करते हैं अंदर फार्मूले में, तो उस चेंज को भी आप डिफरेंशिएट यहां पर करते जाएंगे। अब लिखा हो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी? पहले तो साइन का हो जाएगा कॉस 5x प्लस 3, फिर इसका भी मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, और वो डिफरेंशिएशन क्या आएगा भाई? 4x प्लस 5। क्लियर एकदम? ठीक। तो ये आपका चेन रूल कहलाता है। मुझे लगता है फिजिक्स में इससे ज्यादा डिफरेंशिएशन की हमको जरूरत नहीं है। नॉर्मल बेसिक डिफरेंशिएशन इतना अगर आपको पता है तो काम हमारा चलेगा। अगर लिखा हुआ है वाई स्क्वायर बराबर साइन 2x, इस तरह का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक। अगर ये सिंपल बेटा y बराबर साइन 2x होता तो हम अभी कर चुके हैं। अब अगर y स्क्वायर बराबर साइन 2x लिखा है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन का क्या करें? तो आपको ये देखना होता है कि हम डिफरेंशिएट दोनों तरफ करेंगे और किसी सेम क्वांटिटी के ही रिस्पेक्ट में करेंगे। भाई अगर LHS बराबर RHS है, अगर ऐड करते हैं तो दोनों तरफ सेम चीज को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो दोनों तरफ सेम चीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो डिफरेंशिएट भी अगर मैं कर रहा हूं तो दोनों तरफ सेम क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में करेंगे। आई बात समझ में? अभी तक आपने एक भी फॉर्मूला ऐसा नहीं पढ़ा कि डी बाई डी वाई ऑफ साइन एक्स मैंने लिखा हो कहीं भी। हर जगह मैंने क्या लिखा? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। एक बार भी मैंने नहीं लिखा होगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में। बोलो यार, बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये चीज क्या है? गलत है। अब यहां पे देखो, आपको क्या करना है? दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। भैया लिखा है वाई और कर रहे हो ये काम, तो क्या करें? इसका तो पता है हमको, cos 2x और 2x का फिर से करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक। इसका क्या करें? ये तो y का डिफरेंशिएशन हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या करोगे? आप पहले y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक। इनफैक्ट बहुत ध्यान से देखिए, मैं इसी को थोड़ा सा और सिंपल कर रहा हूं। अगर इसको अच्छे से लिखना है तो आप क्या चाहते हो? y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना चाहते हो? y के रिस्पेक्ट में। तो क्या करो? dy का मल्टीप्लाई और dy का, ऐसा कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? कर सकते हैं ना? तो बहुत ध्यान से देखना भाई, dy बाई dx को मैंने अलग कर लिया, ये और ये इसको अलग कर लिया। क्या बचा? क्या बचा? डी बाई डी वाई ऑफ बराबर, अभी बात समझ में आ रही क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था? इसका डिफरेंशिएशन बोलो, 2y और ये dy बाई डी एक्स बराबर 2 cos। अब आप 2 से 2 कैंसिल कर लो, बाकी लिख दो। बात समझ में आई? इनका क्वेश्चन यही था कि सर जब y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो सर dy बाई डी एक्स 2 लिखते हैं। रीजन बेटे ये है, क्यों? क्योंकि अगर आप x के किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो वो हमेशा x के रिस्पेक्ट में ही होगा। तो अगर मैं y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो वो y के रिस्पेक्ट में ही होगा। तो dy का मल्टीप्लाई, dy का डिवाइड, इस तरीके से यह बनता है। क्लियर है? बस एक आखिरी सी चीज बहुत जल्दी से मैं, और क्या बेटा? हाँ, तब भी आ सकता है। इनका मतलब यह है कि सर ये जो y स्क्वायर है इसमें सर प्रोडक्ट रूल लगा दिया जाए, ठीक है। y इंटू वाई लिख करके भी कर सकते हैं।
आज खैर ज़्यादा टाइम नहीं है, टाइम ओवर हो गया है। तो वैसे एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता था, मैक्सिमा मिनिमा, तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं वो लोग भी कमेंट करके जल्दी बताएं, ज़रूर बताएं। कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।